आखिर एक गर्भवती महिला के साथ सरेआम ऐसा बुरा सलूक क्यों किया गया था? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लोगों ने इतना खतरनाक कदम उठाया? कुछ हादसे भुलाए नहीं भूलते और कुछ जिंदगी ही बदल देते हैं। ऐसे मामलों को छुपाकर या बातों को अपने मन में दबाकर क्या हम उसके आगे आने वाले खतरे से बचना चाहते हैं? क्या कभी कभी यही निजी मामले इतने घातक हो सकते हैं कि वो किसी की मौत की वजह भी बन सकते हैं? आखिर इन बातों को छुपाने का मापदंड क्या होना चाहिए? हमारा आज का ये केस इसी सोच पर आधारित है। मैं जल्दी से फिर कपड़े पलट के आऊंगी, फिर हम लोग साथ में खेलेंगे। बाय। मम्मी, मम्मी दरवाजा खोलिए। मम्मी, मुस्कान प्लीज दरवाजा खोलो। हेलो, क्या? मैं आता हूँ। खुशी ऊपर आई और कहने लगी कि मम्मी दरवाजा नहीं खोल रही है। मम्मी दरवाजा खोलिए। तो मैं नीचे गई और मैंने भी कई बार बेल बजाया पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो मुझे लगा कि दवाई लेके आराम कर रही होंगी, इसलिए पता नहीं चला होगा। नहीं, तबीयत ठीक है उसकी। वैसे मुस्कान भी दरवाजा खोल सकती थी। मेरे ख्याल से वो शॉपिंग से अभी तक आए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी। बेटा अपना बैग ले लो। आंटी के यहाँ कुछ खाया आपने? हाँ, आंटी ने मुझे चॉकलेट और मैंगो जूस दिया। बेटा जाओ फ्रेश हो जाओ, चेंज कर लो। हाँ पापा। मनीषा! हटिए प्लीज। सर, तकिए पे मरने वाले के लिपस्टिक के निशान है। ये देखिए, दोनों एक जैसे हैं और हो सकता है इसी तकिए से दम घुट के मारा गया होगा। मरने वाले का नाम मनीषा भारद्वाज है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। सर मैंने पता किया, मनीषा एनजीओ में काम करती थी। बेटी के स्कूल से आने के बाद जब काफी देर तक इसने दरवाजा नहीं खोला तो पड़ोसी ने इसके पति आनंद भारद्वाज को कॉल किया और बाप बेटी जैसे घर में आए तो उन्होंने मनीषा को मरा पाया। सर इनकी एक छोटी बेटी मुस्कान जो लापता है, उम्र तकरीबन 5 साल। सर आनंद के मुताबिक वो अपनी माँ के साथ घर पर ही थी। हो सकता है उसका मकसद मनीषा को मारकर मुस्कान को किडनैप करना था। और एक बात और सर, इनकी ड्राइवर और मेड आज काम पे नहीं है। दरवाजे पे कोई फोर्स एंट्री के मार्क्स? नहीं सर, दरवाजे में फोर्स एंट्री जैसा कुछ नहीं मिला सर। मे भी मनीषा हत्यारे को अच्छे से जानती थी, या हो सकता है मनीषा ने खुद हत्यारे के लिए दरवाजा खोला हो। सर हत्यारा मनीषा का काफी करीबी लगता है सर। वो बड़े आराम से घर में घुसा, दिन दहाड़े हत्या करके 9-11 हो गया। ना ही गिलास पानी पिया और ना ही कोई चोरी की। कामले, कुछ रिश्ते इतने करीब से धोखा देते हैं कि हमको अंदाजा भी नहीं होता कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक औरत का सबसे करीबी दोस्त उसका पति होता है। पता करो कि मनीषा और आनंद के रिश्ते कैसे थे। सर तो मिसेज अंगूर सोच लो, बाकी की जिंदगी भी इस लंगूर के साथ बितानी है कि नहीं? अब क्या करूं? कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। और ये एक जन्म ही क्या, अगले 7 जन्म तुम्हारे साथ रहना मेरे क्यूट से पति। मुंबई के कांदिवली इलाके में दिन दहाड़े हुई मनीषा भारद्वाज की हत्या ने सभी को चौंका कर रख दिया था।
लेकिन पुलिस को मनीषा के घर में ना तो किसी के जबरदस्ती घुसने का कोई सबूत मिला था और ना ही किसी तरह की कोई चोरी हुई थी। पुलिस के सामने अब मनीषा की हत्या और उसकी बेटी मुस्कान की गुमशुदगी का केस था। किसने की थी मनीषा की हत्या और कौन ले गया था मुस्कान को? उसका मकसद क्या था? पुलिस तहकीकात के किसी भी पहलू को अनदेखा किए बिना पूरी ईमानदारी के साथ इस केस को सुलझाने में लगी थी। जब तेरी ड्यूटी गेट पर है तो इधर उधर क्या घूमता रहता है? मुझे माफ़ कर दिए साहब, लेकिन मेरी गलती इसमें नहीं है साहब। मेरी नौकरी तो सिक्योरिटी गार्ड की है, पर ये सोसाइटी वाले सारा काम मुझसे ही करवाते हैं। पानी की टंकी आनाफ कराते हैं और गाड़ी से भी धुलवाते हैं और बाजार से सामान भी लाना, सब कुछ। अब ऐसे में हर आने जाने वाले पर नजर हम कैसे रखें साहब? ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखी है हमको। सर, सीसीटीवी कैमरा के अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, इसलिए वो भी बंद है। हर जगह का सेम प्रॉब्लम। आप लोग ध्यान क्यों नहीं रखते इन चीजों का? देखिए, हाथ से बोलकर और बताकर नहीं होते, पूरा ध्यान रखना चाहिए आपको। सर, सारी सोसाइटी की यही प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी गार्ड तो रखते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के अलावा सब काम करवाते हैं। सामने घर पे रेगुलर आने जाने वालों की लिस्ट तैयार करो और काम वाली बाई और ड्राइवर दोनों को अलग से बुलाओ। घर के बारे में ये लोग वो बातें बता सकते हैं जो कोई और नहीं जानता। यस और मुस्कान की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दी। यस सर। दामले एक टीम तैयार करो, इस एरिया के सारे टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड पे सर्च करने के लिए कहो। हमें मुस्कान को हर हालत में ढूंढना ही होगा। देखना है कोई रैंसम कॉल आता है क्या। और हाँ, आनंद को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर, तुम्हारी या तुम्हारी बीवी की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर। देखो, डरने की जरूरत नहीं है, जो भी है साफ साफ बता दो। जितना तुम हमसे कोऑपरेट करोगे उतनी ही जल्दी हम तुम्हारे बीवी के कातिलों और तुम्हारी बेटी को ढूंढ सकेंगे। याद करो, किसी से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, छोटा मोटा ही सही, कई बार छोटे छोटे झगड़े भी बड़े हादसों की वजह बन जाते हैं। नहीं सर, हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं। तो फिर तुम्हारी बेटी को कौन किडनैप कर सकता है? मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता मेरी मुस्कान को कौन ले गया और क्या चाहिए उसे मुझसे। अब तुम इस कबाड़ से कभी बाहर नहीं आ पाओगे, कभी बाहर नहीं आ पाओगे। अपनी मेड और अपने ड्राइवर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, आज छुट्टी दी थी मैंने उन दोनों को। ये तो कमाल का इत्तेफाक है मिस्टर आनंद। इत्तेफाक? जी हाँ, इत्तेफाक। बात यह है कि आज ही आपकी बीवी ने छुट्टी ली और आज ही आपने अपनी मेड और अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी। और सबसे बड़े इत्तेफाक की बात यह है कि आज ही आपकी बीवी का मर्डर हो जाता है और आपकी बेटी लापता हो जाती है। मतलब आप मुझ पे शक कर? क्यों ना करें? मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी बीवी को मारा और अपनी ही बेटी को किडनैप कर लिया? अब ये तुमने खुद किया या किसी से करवाया? ये बात तो तुम ही हमें बताओगे। कैसी बात कर रहे हैं सर? हाँ, मैंने नौकरों को छुट्टी दी थी। वो आज हमें शॉपिंग पे जाना था, उसके बाद मूवी देखने का प्लान था, उसके बाद डिनर पे जाना था। अचानक से एक फोन कॉल आया सर। हाँ हेलो। नहीं आज नहीं आ सकता। आप ठीक है, आप डील आज ही फाइनल होनी चाहिए। इसका फोन? सॉरी डार्लिंग, आज शॉपिंग अकेले करनी पड़ेगी, एक अर्जेंट काम आ गया। सुनो ना, मैं तुम्हें मॉल तक छोड़ देता हूँ, ड्राइवर को फ़ोन कर देता हूँ, तुम्हें परेशानी नहीं होगी। डिनर पे मिलते हैं। जल्दी आ जाना। हाँ चलो चलो। मैं वहां होता तो ऐसा कुछ नहीं होता सर। आप मुझ पे शक कर। आप जाके मेरी सोसाइटी में पूछिए कितना प्यार करता हूं मैं अपनी बीवी से। मनीषा तो बहुत सुंदर थी साहब, लोग तो ना उनको चिढ़ाते भी थे। जब भी मैं ये मनीषा भाभी को इसके साथ देखता हूँ ना, तो मुझे वो कहावत याद आ जाती है। क्या था?
लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया। आनंद भाई चुपचाप ऐसी ताने सुन लेते थे क्योंकि वो अपनी बीबी मनीषा से बहुत प्यार करते थे, वरना उनकी जगह कोई और आदमी होता तो ऐसे बोलने वाले की जान ले लेता। सच कहे तो हम मनीषा से बहुत जलते थे। हम उससे जलते थे क्योंकि मनीषा बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि उसकी खूबसूरती के चर्चे सोसाइटी में होते थे। सर वो आउट ऑफ द वे जाकर भी लोगों की मदद करती थी। वो हमारी रेगुलर वॉलेंटियर थी। पता नहीं उसे किसी ने क्यों मारा। मिस्टर आनंद, हमें पता चला है कि आपकी बीवी के खूबसूरती के चर्चे पूरी सोसाइटी में थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका किसी के साथ अफेयर था और आपको पता चल गया? हमारी शादी को 12 साल हो गए, 2 बच्चे हैं हमारे, और ऐसा कुछ होता तो हम आपस में बैठ के सुलझा लेते। मिस्टर आनंद, या तो आप बेकसूर हैं या जरूरत से ज्यादा चालाक हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? आप मेरे बारे में पता लगाइए, और ये पूछताछ करने से बेहतर होगा कि आप मेरी बेटी को ढूंढिए। हमें कब क्या करना है ये अच्छे से जानते हैं हम। तो सिर्फ ये बताओ कि जिस वक्त तुम्हारी बीवी का मर्डर हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? सर मैंने आपको बताया ना कि एक अर्जेंट कॉल आया था, मुझे वहां जाना पड़ गया था। चल इस आनंद की बातें भी मुझे गोलमोल लगती हैं। इसके भी कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और पता करो कि किसका अर्जेंट कॉल आया था इसके पास। सर रीना माइकर तुम ही हो? वो सर मीत से। आनंद भारद्वाज के यहाँ तुम ही काम करती हो? हाँ साहब। क्या हुआ? आप सब मेरे घर पे क्यों आए? हमारी मालकिन मनीषा भारद्वाज की हत्या हो गई। क्या क्या बोलता है साहब तुम्हें? सब मेम सब तो बहुत अच्छी औरत थी, सबकी मदद करती थी वो। किसने किया साहब उनके साथ ऐसा? मनीषा और आनंद की छोटी बेटी मुस्कान, वो भी गायब है। क्या बोल रहे हो साहब? कब हुआ ये सब? अंदर कौन है? मेरी बेटी है साहब। बुलाओ उसे बाहर। बुलाती हूँ। मुन्नी, बेटा मुन्नी इधर आ। साहब माझी मुलगी। आज काम पे क्यों नहीं गई? सब आनंद साहब ने छुट्टी दी, बोला कि आज आने की जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं गई। कोई खास वजह? कुछ मालूम नहीं साहब। ठीक है। मैडम ये शाम की जरूरत है? जी साहब। श्याम यही रहता है? जी। तुम कौन हो? जी मैं उनकी पत्नी गंगा। कहाँ है श्याम? वो दारू पी के अंदर सो रहा है। उठो उठो, देखो कोई आया है। उठो। क्या हुआ साहब? आज तो ड्यूटी पे क्यों नहीं गया? साहब आनंद साहब ने छुट्टी दी, इसलिए सुबह सुबह दारू पी के सो गए। क्या था? तेरी मालकिन मनीषा भारद्वाज का खून हो गया है और उसकी बेटी मुस्कान गायब है। क्या बात कर रहे हो साहब? मेम साहब का खून हो गया? ऐसे कैसे हो गया साहब? ये बता, तेरे मालिक आनंद ने तुझे छुट्टी क्यों दी थी? कोई खास वजह? साहब उन्हें बताया नहीं और मैंने पूछा नहीं। जोर से मार दूंगा तुझे। छोड़ो, पागल हो गए हो क्या? अरे मनीषा को क्यों मारा तुमने? अरे पैसे दे रहा था ना तुझे। मनीषा को हम कैसे मारेंगे? हम तो तुम्हारे साथ यहाँ बैठे हुए थे। तुम लोगों ने मुझे बातों में उलझाए रखा था कि मनीषा को आराम से मार सको और मेरी बेटी को गायब कर सको। बताओ किसको से मारी थी? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अरे हम क्यों मनीषा को मारेंगे? अरे वो तो हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, उसके मरने की वजह से हमारे नुकसान है।
अच्छा, कहीं तूने तो नहीं उसे मार दिया? तुझे पैसे न देने पड़े, छुटकारा मिल जाए, और इल्जाम हम पे लगा रहा है। सोचना ही मत, जितने की डील हुई ना पूरे पैसे देने पड़ेंगे। और सुन, बीवी तेरी मर गई है लेकिन बच्ची अभी जिंदा है। इस केस में ऐसा लग रहा था कि जैसे आनंद पुलिस से कुछ बातें छिपा रहा हो। आनंद पुलिस से क्या छिपा रहा था और क्या उसी ने ही अपनी पत्नी का खून किया था? और अगर उसने खून नहीं किया था तो फिर वो कौन था जो मनीषा की जान का दुश्मन बन बैठा? मुस्कान को उठाकर ले गए। और मुस्कान आखिर कहाँ थी, किस हाल में थी? इस केस में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बाद इस केस की पेचीदगियां और बढ़ने वाली थी। पुलिस जी जान से इस केस में जुटी हुई थी। सर, आनंद की डिटेल्स आ गए। उसने कहा था कि एक बरसात के समय वो किसी काम से बाहर गया था, लेकिन सर वो किसी राजीव शर्मा के घर पे गया था। ये देखिए कॉल डिटेल्स, दोनों के बीच में काफी रेगुलर बातचीत होती थी सर। राजीव शर्मा। नमस्ते दादी। नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छी। हनी, माँ, देख बेटा, इस घर में इसकी माँ मरी है। इस घर में और रहना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। माँ मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसकी करतूतों की वजह से तुमने और बच्चों ने क्या क्या नहीं झेला है। हाँ देखो, इस दुनिया में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कहो। मैंने तुमसे कभी कोई हेल्प नहीं मांगी, आज इतने दिनों बाद आई हो, खुशी का ख्याल रखो ताकि मैं मुस्कान को ढूंढूं। हाँ हाँ, मत मान मेरी बात, और परेशानियां झेलेगा ना तब पता चलेगा इसे। आप आनंद को कैसे जानते? सर, आनंद हमारा पुराना पहचान वाला था। उस दिन हम लोग बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे। वो करीब 75 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता था। आनंद यहाँ कितने बजे तक था? सर वो 11 बजे के आसपास आए थे और 1 बजे के आसपास चले गए थे। नहीं सर, वो थोड़ा जल्दी ही चले गए थे। अच्छा, आप लोगों को आनंद कुछ डिस्टर्ब लगा था या कोई ऐसी बात जो आप लोगों ने नोटिस की हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। थैंक यू। ये शर्मा फैमिली भी मुझे समझ नहीं आ रही। इनका बैकग्राउंड चेक करो, मुझे नहीं लगता ये लोग सच बोल रहे हैं। हो सकता है आनंद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मे भी ये लोग भी मिले हुए हों। और हमने रेगुलर विजिटर्स को क्रॉस चेक किया? यस सर, लेकिन लगता नहीं उनमें से किसी के पास मोटिव है, क्योंकि मनीषा सबकी हेल्प करती थी, डोनेशन, रुपए, पैसे, हर तरीके से। बड़ी ही जनरस किस्म की औरत है सर। दामले जैसा दिखता है अक्सर वैसा होता नहीं। झूठ की चादर चाहे जितनी भी लंबी हो, लेकिन वो सच को छुपाने के लिए काफी नहीं होती। खुशी, धीरे से बेटा, गिर जाएगी। वाह पापा, मुस्कान की तो फोटो छप गई है। वो तो पॉपुलर हो गई है ना, कि मैं भी पॉपुलर हो सकती हूँ। लो, अब इसे भी गायब होना है। माँ प्लीज, कुछ हेल्प नहीं कर सकती तो रायपुर वापस चले जाओ। साहब, मैं अपने औरत को लेकर आया। घर के काम में आपकी मदद करेगी और खुशी बेटे की अच्छी तरह से देखभाल भी कर लेगी। हाँ साहब, मेम साहब ने हमारी बड़ी मदद की थी। अगर हम उनके किसी काम आ सके बड़ा अच्छा होगा, इसीलिए मैंने इनसे कहा कि साहब के घर चलते हैं। थैंक यू शाह, थैंक यू बिल्कुल। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी सोसाइटी में ना तो किसी ने हत्यारे को देखा और ना ही मुस्कान को? सर, हत्यारा मुस्कान को सोसाइटी के बाहर कैसे लेके गया होगा? दामले, ये भी हो सकता है कि वो हत्यारा मुस्कान को सोसाइटी से बाहर ले ही ना गया। सर, आपके कहने का मतलब है कि मुस्कान अभी भी सोसाइटी में ही है? मे बी। जिस तरह से बिना किसी फोर्स एंट्री के हत्यारा घर में घुसा, उसने मनीषा का खून किया, इस बात से ये साबित हो चुका है कि हत्यारा कोई जान पहचान वाला या कोई करीबी आदमी हो सकता है। ये बिल्डिंग का ही कोई शख्स हो जो बड़े आराम से घर में घुसा, उसने मनीषा का खून किया और बच्ची को लेकर वहां से चला गया। सर, एक बात और, मनीषा बहुत खूबसूरत है और ये आनंद एवरेज लुकिंग। सर, हो सकता है सोसाइटी के किसी बंदे की मनीषा पर बुरी नजर हो और मनीषा को अकेला पाकर उस बंदे ने मनीषा पर अटेम्प्ट करने की कोशिश की।
और मनीषा के मना करने के बाद उसने मनीषा को मार दिया। हो सकता है कि मुस्कान ने उसे ये सब करते हुए देख लिया होगा, इसलिए वो मुस्कान को साथ ही लेके चला गया। सर फिर तो मुस्कान की जान खतरे में हो सकती है। दामले, सोसाइटी के हर घर को सर्च करो और हाँ, इस मनीषा के कॉल डिटेल्स भी निकलवाओ। सर खुशी बेटा, थोड़ा सा खा ले। मुझे कुछ भी नहीं खाना। अच्छा एक काम कर, ये ले थोड़ा सा दूध पी। मुझे कुछ भी नहीं पीना, ना ही खाना। बाहर निकालो। मत रो बेटा, मत रो। सर बॉडी का हालत बहुत खराब है। पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पहले मनीषा और फिर मुस्कान, इन दोनों की मौत के बाद अब ये केस डबल मर्डर केस में तब्दील हो चुका था। लेकिन अब भी इस दोहरे कत्ल के पीछे कई राज दफन थे। आखिर हत्यारे ने मुस्कान की लाश को उसी के घर में क्यों छुपाया, जबकि मनीषा की लाश को खुले में छोड़ दिया गया था? ऐसा करने के पीछे कातिल का मकसद क्या था? इस माँ बेटी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी? ये अब तक साफ नहीं हो पाया था कि हत्यारा कौन था, लेकिन वो जो भी था वो इस वक्त पुलिस से एक कदम आगे की चाल चल रहा था। दामले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल दोनों ही लाशों को ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन किसी वजह से वो मनीषा की लाश को ठिकाने नहीं लगा पाया? सर, ये रहे मनीषा के कॉल रिकॉर्ड्स। सर मनीषा यूजुअली अपने फैमिली मेंबर्स और कलीग से बात करती थी, लेकिन एक नंबर ऐसा है जिससे वो रेगुलर टच में थी। ये देखिए, ये नंबर किसी सचल श्रीवास्तव के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर टेलीकॉम कंपनी से हमें सचल का यही एड्रेस मिला है। सर मैं और मनीषा कॉलेज फ्रेंड थे। कॉलेज फ्रेंड? इतनी करीब रहते थे, फिर भी 2 दिन में एक बार भी दिखाई नहीं दिए, ऐसा क्यों? सर उसके पति आनंद की वजह से वो मुझसे नफरत करता था और उसको शक था कि मेरा और मनीषा को कोई अफेयर चल रहा है। लेकिन आनंद ने ऐसा कुछ नहीं बताया। वो क्यों बताएगा सर? अगर वो आपको कुछ बताता तो आप उसे पकड़ नहीं लेते? हमेशा से सेफ गेम खेलता आया सर। वो हमेशा से चलता था और इसलिए भी कि उसकी पत्नी मनीषा की हर कोई तारीफ करता था। पूरी बात बताओ। सर मनीषा इतनी खूबसूरत थी कि कॉलेज में हर कोई लड़का उसका दीवाना था, पर मैं कभी उससे कुछ कह ही नहीं पाया। समझ नहीं आता कि उसने आनंद से क्यों शादी कर ली, जबकि कितने सारे लड़के कॉलेज में उसके पीछे थे। तुम भी थे? हाँ, आनंद को तो खुश होना चाहिए था कि उसकी वाइफ इतनी खूबसूरत है। इस बात को वो हजम ही नहीं कर पाया। वो कहते हैं ना, कुत्ते को घी की रोटी हजम नहीं होती। दिखाता ऊपर से ऐसे था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जानता हूं सच में कि वो कितना जलता था मुझसे। सर कोई भी कुछ भी कह देगा तो आप मान लोगे? सचल एकदम झूठ बोल रहा है। वो कॉलेज के दिनों से मनीषा के पीछे पड़ा था। मनीषा उसे सिर्फ एक दोस्त मानती थी। वो आज भी मनीषा को पसंद करता था, इसलिए आज तक शादी नहीं की उसने। सचल आपके घर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। आपकी बीवी की फोन पर अक्सर उससे बातें हुआ करती थी। आपको इस बात से एतराज नहीं था? सर मैं मनीषा को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था। उसे लगता था वो उसे हैंडल कर लेगी, क्योंकि वो तो सिर्फ उसे एक दोस्त मानती थी। उसे लगता था समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर मैं किसी तरह का दबाव मनीषा पर नहीं बनाना चाहता था, इसलिए ये डील मैंने उसके भरोसे छोड़ दी। सर आपको क्या लगता है कि आनंद सच बोल रहा है? मुझे डाउट है। सामने हो सकता है ये हमें घुमा रहा है। एक सेकंड सर। हेलो, सचल श्रीवास्तव का लोकेशन डिटेल आ गया है। एक सरप्राइजिंग बात सामने आई है। सचल का फोन लोकेशन मनीषा के खून के वक्त उसी एरिया का दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, सचल के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वारदात वाले दिन सचल की लोकेशन इसी एरिया में थी। तुरंत इसके घर का सर्च वारंट निकलवाओ, हमें इसके घर की तलाशी लेनी है।
अब तुम इसे कभी नहीं पहन पाओगी मनीषा, कभी नहीं। अब हम कभी एक नहीं होंगे। पूरे घर की तलाशी लो। सर। सर, ये देखिए सर। मनीषा डॉक्टर थी, ये बात आनंद ने हमें क्यों नहीं बताई? खैर, एनजीओ से पता कर लेते हैं। दामले, एम्बुलेंस को फोन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। सचल के घर से पुलिस को जो मनीषा की तस्वीरें मिली थी वो काफी चौंका देने वाली थी। मनीषा के पति आनंद ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि उसकी पत्नी पेशे से डॉक्टर थी। पुलिस को अब यह समझ में आ चुका था कि इस केस की जड़ तक जाने के लिए उन्हें मनीषा और आनंद के अतीत में उतरना होगा। क्या मनीषा डॉक्टर थी? ये बात तो हमें कभी पता नहीं चली। सर, मैं और मनीषा काफी क्लोज थी, पर उसने मुझे भी कभी ये नहीं बताया। अच्छा, आप लोगों को मनीषा के बारे में कभी कुछ अजीब सा लगा? हाँ सर, कई बार वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती थी। मैंने एक बार उससे बात करने की कोशिश भी की, पर उसने मुझसे डायरेक्टली कुछ नहीं कहा। मनीषा की बातें किस तरफ इशारा कर रही थी? सर, उसने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि तुम्हें नहीं पता दिल पर बोझ रखकर कैसे जीते हैं। सर, वो 9 साल पहले रायपुर से यहाँ आई थी और तभी से सबकी मदद कर रही थी, खासकर बच्चों की। थैंक यू। सर, मुझे लगता है मनीषा के पास में खासकर 9 साल पहले जरूर ऐसा कुछ ना कुछ हुआ था जो उसका पीछा आज भी नहीं छोड़ रहा था। इसका मतलब साफ है कि आनंद जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। इन सारी छुपी हुई बातों के बारे में हमें ही पता लगाना है, जिसके लिए हमें रायपुर चलना होगा। चल। एक जिम्मेदार डॉक्टर मनीषा और उसकी बेटी मुस्कान की हत्या की तहकीकात में लगी पुलिस टीम ने इस मामले की तह तक जाने के लिए मनीषा के अतीत को टटोलने का फैसला किया और उसकी पिछली जिंदगी की बारीकी से जांच की। यस सर, मनीषा ने यहीं से एमबीबीएस किया था और कोर्स खत्म होने के बाद वो हमारी हॉस्पिटल में एनेस्थेटिस्ट थी। शी वॉज वेरी गुड डॉक्टर, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो यहाँ से चली गई। शायद वो ये शहर छोड़ना चाहती थी। अच्छा, आपको ये पता है कि उसने मुंबई से अपनी प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू क्यों की? नहीं सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बच्चे होने के बाद शायद वो घर पे रहकर उन्हें टाइम देना चाहती हो। थैंक यू डॉक्टर। ओके। एक्सक्यूज मी, मनीषा के बारे में आप क्या जानती हैं? मनीषा, सर, मनीषा एक एनेस्थेटिस्ट थी, काम भी अच्छा कर रही थी, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एनेस्थीसिया के बाद उस लड़के की मौत हो गई। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? सॉरी, ही इज नो मोर। एक्सक्यूज मी। विपिन, विपिन, आगे खोल बेटा। देखिए ना क्या हुआ इसको। विपिन, विपिन। वो बच्चा एनेस्थीसिया के अंडर मरा था, लेकिन सारा ब्लेम मनीषा पर ही आ गया। सर, कोई नहीं जानता था कि फॉल्ट मेडिसिन का है या मनीषा का। हॉस्पिटल ने भी बिना किसी इंक्वायरी के सीधा सीधा डिक्लेयर कर दिया कि नॉर्मल डेथ है। बस उसके बाद क्या था, सब गड़बड़ हो गई सर। पेशेंट की फैमिली ने मनीषा पर अटैक भी किया। रुक रुक, जान संभाल दो। छोड़ेंगे नहीं इसे, याद रखना।
चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक। मनीषा पर इतना स्ट्रेस था कि इस वजह से उसने अपना बच्चा भी खो दिया। उसके बाद तो मनीषा और उसके हस्बैंड ने ये शहर ही छोड़ दिया। पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। ना ही किसी को पता है कि वो कहाँ है और ना ही कभी उन्होंने किसी को कांटेक्ट किया है। मनीषा के परिवार के बारे में क्या जानती है? सर इसलिए रातों रात हम यहाँ शिफ्ट हो गए। मैंने अपना बिजनेस छोड़ दिया और मनीषा ने अपना डॉक्टरी का पेशा। हमने पुराने कांटेक्ट, फैमिली रिलेशनशिप सब तोड़ दिए ताकि कोई हमें लोकेट ना कर सके। मेरी माँ इस बात से बहुत परेशान थी, पर मैंने अपनी बेबी का साथ नहीं छोड़ा सर। मैं मनीषा का साथ छोड़ता तो वो लोग मार देते उसे। तो ये सब पहले क्यों नहीं बताया हमें? सर मैंने अपनी जिंदगी के 9 साल दिए अपनी फैमिली को बचाने के लिए। इस शहर में लोग मनीषा की बहुत इज्जत करते हैं। ये बात सामने आ जाती तो उसकी इज्जत खराब हो जाती। मेरे बच्चों को लोग क्रिमिनल का बच्चा बोलते हैं। बस इस डर की वजह से मैंने उनकी बात मान ली। पर राजीव को जब ये पता लगा कि हम यहाँ रह रहे हैं तो उसने मुझे फोन किया। हाँ हेलो। अब ये क्या नाटक? 75 लाख बोला था ना, अब लास्ट मोमेंट पे ऐसे कैसे पैसे कम कर दे? देखिए मेरे पास 40 लाख रुपए, मैं 35 और नहीं ला सकता। ये 40 रखी। ऐसे कैसे रख लें? 75 मतलब 75, 1000 भी कम नहीं होगा। बस बहुत हो गया। अरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी समझ में ही नहीं आ रहा। मेरी शराफत को मेरी कमजोरी समझ रहे? अरे मैं बात को सुलझाना चाहता हूँ और तुम उलझाना चाहते हो। और देखो, अपनी बीवी के लिए तुम लोग को रोकना मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझे? हेलो, क्या? मैं आता हूँ। क्या इस सब के पीछे राजीव और रागिनी हो सकते हैं? मुझे उन पे शक तो है सर। सर हम मनीषा को क्यों मारे? उसके मरने में हमारा ही नुकसान है। ब्लैकमेलिंग कानूनन जुर्म है जिसके लिए तुम दोनों को सजा मिलेगी। सर लेकिन बच्चा तो हमने भी खोया है ना, और हमारे बच्चे को तो इंसाफ भी नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही बदला लेने के चक्कर में मनीषा और मुस्कान को मरवा दिया ताकि इल्जाम पति पर आए और इस तरह पूरा परिवार बर्बाद हो जाए? मौत की दलाली पैसे से करके इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। 9 साल पहले तुम विक्टिम थी। अगर तब तुमने कानून का रास्ता अपनाया होता तो तुम्हें इंसाफ जरूर मिलता, लेकिन तुम लोगों को इंसाफ नहीं, बच्चे के बदले में पैसे चाहिए थे। इस सौदे ने तुम दोनों को मुजरिम बना दिया। अब सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहना। उस दिन आनंद और मनीषा दोनों साथ में बाहर जाने वाले थे। आनंद ने ड्राइवर और मेट दोनों को छुट्टी भी दे दी। फिर अचानक आनंद को काम आ गया। इसका मतलब है कि इस प्लान में कोई ऐसा भी शामिल था जिसे पता था कि मनीषा घर में अकेली थी। अच्छे से याद करो, बताओ कि उस दिन क्या क्या हुआ था। सर उस दिन खुशी स्कूल नहीं जाना चाहती थी, वो बंक करना चाहती थी। हम उसे स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकले थे। नहीं ना, स्कूल बंक नहीं करते। मामा प्रॉमिस करती है अगले संडे को हम ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, ठीक है? ओके, लेकिन जो हमने पिच कलर वाली ड्रेस देखी थी वो मुझे चाहिए। ओके चले चलो चलो चलो। ओके मामा, बाय, आई लव यू। लव यू टू। अरे मेरा बेबी। स्कूल के बाहर जो गरीब बच्चे होंगे ना, याद से बात करना, ठीक है? ओके मामा। ओके बाय बाय। हाँ हेलो। सर मैं राजीव और रागिनी के पास था तो मेरे पड़ोस से फोन आया कि मनीषा दरवाजा नहीं खोल रही है, तो मैं वहां से घर आ गया। आपका ड्राइवर जानता था कि मनीषा घर पे अकेली है? जी हाँ। आपको उस पर शक है? मैं ऐसा नहीं कह सकता। अच्छा, आजकल वो रेगुलर ड्यूटी पे आ रहा है? सर वैसे तो इतना सब होने के बाद मैंने उसे मना कर दिया था, लेकिन वो और उसकी बीवी मेरी माँ का हाथ बटाने के लिए आ जाते हैं। जब मनीषा के अतीत से भी कोई खास मदद नहीं मिली और आनंद को भी पूरी तरह से टटोल लिया गया, तब पुलिस ने मुंबई में मनीषा से मिलने जुलने वाले एक एक आदमी पर नजर रखी और इशारा मिला मनीषा के ड्राइवर श्याम का। तो क्या श्याम से ही इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझने वाली थी? ये जो श्याम है और बस्ती में रहता है, वो कैसा आदमी है? अरे साहब वो तो बहुत गुस्से वाला है साहब। वो अपनी बीवी को रोज मारता है साहब। रोज उसकी बीवी बाहर आके रोती है। सर वो बहुत कमीना आदमी है, रोज मोहल्ले में झगड़ा टंटा करता ही रहता है सर। कुछ नहीं किया चल वो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। उस दिन दारू पी के घर पे सो रहा था साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर वैसे सही बोल रहे हैं सर, मैं वारदात वाले दिन खुद इसे घर पे गया था, ये पी के पड़ा था। हो सकता है मर्डर करने के बाद इसने पीना शुरू किया।
इसके भी कॉल रिकॉर्ड करवा। सर ड्राइवर शाम की फ़ोन कॉल लोकेशन चेक की, लोकेशन उसे घर पे ही दिखा रहा। हो सकता है उसने फ़ोन घर पे ही छोड़ दिया। सर मैंने वाइन शॉप पे भी पूछताछ की, वाइन शॉप वाले ने बताया कि सुबह 10 बजे श्याम वहाँ पर आया था। उसने वहाँ पर एक क्वार्टर पिया और एक हाफ लेकर घर गया। उसकी बीवी के मुताबिक उसने कुछ शराब अपने घर पे भी पी, और जब हम वहाँ पहुँचे तो श्याम घर पे फंसे। चलो जब आनंद ने खुद तेरी छुट्टी कैंसिल कर दी थी तो तू ड्यूटी पे क्यों नहीं पहुंचा? मुझे नहीं पता था कि छुट्टी कैंसिल हो गई है साहब। ले चलो इसे। साहब लेकिन मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे, मैंने किया क्या है साहब? मैंने किया क्या है? मुझे क्यों ले जा रहे? छोड़ो मुझे। उस वक्त कहाँ थी तुम? साहब मैं घर पर ही थी, वो पीकर सो रहा था, उसे छोड़कर मैं कहाँ जाती? अपने पति के पीने का फायदा उठाया तूने, उसे छोड़कर बाहर गई। कहाँ गई थी? ये सच नहीं है साहब, ये झूठ है। देख गंगा, झूठ मत बोल। तेरे मोबाइल की लोकेशन से हमें पता चला है कि उस वक्त तू वहीं मौजूद थी। बोल, क्यों मारा मनीषा? बोल। हाँ, मैंने ही मारा है मेम साहब को। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तो मेम साहब को सिर्फ मारा, सिर्फ एक जख्म दिया, और मेरे पति ने मुझे ये देखिए साहब, ये देखिए, मेरा पति मेम साहब की खूबसूरती के पीछे पागल था। मेम साहब, अरे शाम तुम ले आए सिलेंडर, थैंक यू वेरी मच। तुम बहुत किस्मत वाली हो गंगा, हर काम ना बड़ी लगन के साथ करता है ये। थैंक यू। अब शाम ये प्लीज तुम किचन में रखो। हाँ जी। अब मैं रखवा। मेम साहब दूर तो थी, लेकिन मेरी जिंदगी में दूर रहकर भी जहर घोल रही थी। उस दिन वो पी कर आया और उसने मुझे बहुत मारा। हाथों की मार तो मैं बर्दाश्त कर गई साहब, लेकिन जुबान की बर्दाश्त नहीं कर पाई। तुम कितनी खूबसूरत हो मनीषा मैडम, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ मनीषा मैडम, बहुत चाहता हूँ। मैंने सोच लिया था मैं मेम साहब को मार दूंगी, रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। मेरा क्या कसूर था साहब? अगर मैं बस सूरत थी तो मैं जानती थी वो घर पर अकेली है, इसीलिए मैं पुराने कपड़े मांगने के बहाने उनके घर गई थी। अरे गंगा तुम? मेम साहब मैं इधर से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलती चलूं। कुछ पुराने कपड़े हैं क्या तो लेती जाऊंगी। है ना, आओ अंदर तो आओ। अरे गंगा क्या कर रही है तुम? उठो, यहाँ बैठो सोनो। मैं लेके आई रही थी कपड़े। बहुत घमंड है ना तुझे अपने चेहरे पर? ये क्या बोल रही हो तुम? तेरा ये चेहरा बिगाड़ दूंगी मैं। मनीषा मैम को मारने के बाद मुझे उनकी बेटी मुस्कान को भी ना चाहते हुए मारना पड़ा, क्योंकि उसने मुझे उसकी माँ को मारते हुए देख लिया था। बच्ची की लाश को क्यों छुपाया तुमने? मैं दोनों की लाश छुपाना चाहती थी, लेकिन मेम साहब की पहले, ताकि वो सड़ जाए, गल जाए और बिल्कुल खूबसूरत ना लगे। मुस्कान की लाश को बेड में डाला और मेम साहब की लाश को जैसे ही डालने लगी मेरा फोन बज गया। मैं घबरा गई थी साहब, इसलिए वहां से भाग गई। दूसरे ही दिन मैं अपने पति के साथ काम में हाथ बटाने के बहाने आनंद साहब के घर आई, ताकि मुस्कान की लाश को ठिकाने लगा सकूं, पर ऐसा नहीं हो पाया। अपनी गलत सोच का जो नतीजा निकाला तुमने वो बेहद अफसोसनाक है। एक औरत होकर तुमने एक माँ की जान ली, उसकी बेगुनाह बच्ची को मारा,
दूसरी बच्ची को बेसहारा कर दिया। इस घिनौने अपराध के लिए मौत की सजा भी तेरे लिए बहुत कम है। गंगा के दिल में दफने गलत सोचने और शाम की अपनी पत्नी के प्रति गलत रवैये ने आज एक घर उजाड़ दिया। मनीषा का पति और उसकी बड़ी बेटी अब भी इस दर्द से उबरने की कोशिश में लगे हैं। याद रखिए, इंसान की कीमत उसके रंग रूप, कद काठी या बाकी की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर नहीं होती। हम सब के अंदर के गुण हमें औरों से अलग और खूबसूरत बनाते हैं। बस हमारे पास उन्हें देखने का नजरिया होना चाहिए। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि महानगर हमें सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने की ताकत देता है, लेकिन उन सपनों को अंजाम तक पहुंचाते पहुंचाते कब हम अपने आदर्शों, सिद्धांतों और मूल्यों की राह छोड़ देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। आज की कहानी मुंबई में हुए एक ऐसे हादसे की है जहां सपनों को पूरा करने की चाहत ने कई जिंदगियों को जुर्म की चपेट में ले लिया। कई सवाल खड़े कर दिए जो हमें यकीनन सोचने पर मजबूर कर देंगे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोने की कहावत किस हद तक जा सकती है। सूर्यकांत, गले से पैसे निकाल और रख दे जेब में। आज मंगलवार है, सलीम शेख आ रहा होगा। हर हफ्ता 20% ले जाता है अपनी कमाई का। इस बार तो मैं एक दहला देने वाला नहीं हूँ। हम कमाते अपने लिए कि उसकी जेब गर्म करने के लिए। हाँ बाबा, आप क्यों देते इन गुंडों को पैसे? जाने देना बेटा। और भाऊ, इतने सालों से हम हफ्ता देते आ रहे हैं, तो आज मना करके काय को पंगा लेने। और अपनी कमाई से अगर किसी घर चलता है ना तो चलने दो, बहुत अच्छी बात है। अपनी बरकत ही होगी इसमें, देखना। राम सिंह, चाबी लीजिए सर। सर थोड़ा ध्यान से चलाइएगा, पुरानी गाड़ी है, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो। अरे घबराओ मत राम सिंह, आज ये तुम्हारी पुरानी बाइक ही मेरे काम आएगी। और सुन एक बात, कल गराज से मेरी गाड़ी घर पहुंचा देना, ठीक है? ओके सर, ओके ओके। ए सूर्यकांत, क्या भाऊ? आजा, दारू की एक एक कटिंग हो जाए। दिमाग का टेंशन दूर करने का सबसे बढ़िया इलाज है ये। आजा, एक घूंट मार ले, मस्त नींद आ जाएगी। उसके बाद सारा टेंशन उड़ छू। नहीं भाऊ, मुझे अपनी टेंशन दूर करने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं। हम ऐसे ही ठीक है। चलता हूँ भाऊ।
उधर देखो सर, वहाँ लो फोटोग्राफ। सर साइकिल यहाँ पड़ी है और डेड बॉडी वहाँ दूर। इसका मतलब है किसी ने बहुत जोर से टक्कर मारी होगी। लेकिन मोरे साइकिल की कंडीशन देखकर तो कुछ और ही लगता है। ये देखो, साइकिल को बिल्कुल बीचों बीच में टक्कर मारी गई है। हिट एंड रन केस में या तो पीछे से मारते हैं या फिर सामने से। इस केस में कुछ और ही है। लगता है इसे टारगेट किया गया था। मर्डर की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। पता चला किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? हाँ सर, कुछ टायर मार्क्स मिले हैं 2 व्हीलर के। उन टायर मार्क्स के फोटोग्राफ्स निकलवा। अगर ये मर्डर है तो जरूर किसी सूर्यकांत के जानने वाले का हाथ हो सकता है। सबसे पहले सूर्यकांत के रिश्तेदारों और उसके जानने वालों जिनके पास भी बाइक है उनके टायर्स के साथ इन फोटोग्राफ्स को मैच करके देखो। सर ये सड़क या सड़क के आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड नहीं है। सर ये डायरी मिली है। ये तो लेन देन का हिसाब लगता है। हे बघा सर, भोला शंकर 13 सप्टेंबरला 1 लाख रुपयाची एंट्री। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं पैसों के लेन देन की वजह से ये मर्डर हुआ हो सकता है। सूर्यकांत के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और पता करो कि किस किस से उसका लेना देना था। और हाँ, आसपास के लोगों से भी पूछताछ करो, शायद किसी ने ये एक्सीडेंट देखा हो। और इस भोला शंकर को थाने बुलाओ। ओके सर। आपके मुताबिक सूर्यकांत जी हर रोज रात को 11:30 से 12 बजे के बीच में घर आ जाता, लेकिन वो कल रात को घर पे आए ही नहीं और आपको पता भी नहीं चला। साहब, हमने 12:30 और 1 बजे उनको फोन किया था। पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। हमें लगा कि वो भोला भाई साहब के साथ कहीं होंगे। उनके इंतजार में मेरी आँख कब लगी पता ही नहीं चला। 14 सितंबर की रात को तुम कहाँ थी? सर उस रात मैं घर पे ही था। मैं जल्दी सो गया था क्योंकि अगले दिन मुझे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए जाना था। और मैं सुबह 5:30 बजे ही घर से निकल गया था। तुम काम क्या करते हो? सर मैं AK फिटनेस जिम में ट्रेनर था। तुम्हारे बाबा की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, मेरे बाबा तो बहुत सीधे और आदर्शवादी इंसान थे। वो कभी किसी से नहीं झगड़ते थे। और अपनी कमाई से अगर किसी घर चलता है ना तो चलने दो, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर यह हादसा हुआ वहाँ हमें सूर्यकांत जी की डायरी मिली। उसमें कुछ पैसों के लेन देन के बारे में लिखा था। क्या उन्होंने कभी लेन देन के बारे में आपको कुछ बताया था? नहीं साहब, हमें कुछ नहीं बताया। पर हाँ साहब, वो जितना कमाते थे ज्यादातर पैसे वो हफ्ते वाले को देते थे। और इस बात पर मैं गुस्सा भी होती थी उन पर। 15 साल हो गए, क्या कमाया आपने? उसे हफ्ता देने के बजाय वही पैसे बचाते तो हमारा धंधा बढ़ जाता। प्रभा, तुम बेकार में चिंता करती रहती। ऊपर वाला सबके नसीब का हिस्सा पहले से लिख के देता। तुम देखना, मैं सुशांत को अपने धंधे में लगा लेता हूँ। हम दोनों मिलकर धंधा करेंगे, धंधा बढ़ जाएगा। ये जिन की नौकरी में कुछ नहीं रखा, उसकी जिंदगी इसमें नहीं कटने वाली। बेटा रखो इसको। उनके कोई दोस्त, दुश्मन या कोई बुरी आदतें? पर वो भोला भाई साहब के साथ कभी कभी पी लिया करते थे। साहब, मुझे पता था वो ज्यादा नहीं पीता है, लेकिन उस दिन वो टेंशन में था, इसलिए मैंने थोड़ी जबरदस्ती की। नहीं बाबू, मुझे अपनी टेंशन दूर करने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं। हम ऐसे ही ठीक है। चलता हूँ बाबू। सूर्यकांत वहां से कितने बजे निकला था? साहब यही कोई 12 साढ़े 12 बज गए होंगे। तू कब तक था वहां? साहब 2:30-3 बज गए होंगे साहब। सूर्यकांत और तेरे बीच कोई पैसों का लेन देन था? नहीं साहब, मेरा कोई लेन देन नहीं था पैसों का। भोला शंकर, इस डायरी को पहचानता है? इसमें साफ साफ लिखा है कि सूर्यकांत ने तुझे 1 लाख रुपए दिए थे। अब बताएगा भी या और पिटेगा? लालच में आकर गलती होगी साहब। ये सच है साहब, मैंने सूर्यकांत के साथ दुकान का सौदा किया था। भला भाव, ये लो 1 लाख रुपए। पिछला 1 लाख और ये 1 लाख मिला के हो गए 2 लाख रुपए, और बाकी के 2 लाख में आपको धीरे धीरे किश्तों में दूंगा। लेकिन अब चाय की दुकान मेरी। लेकिन अपना वादा याद है ना, ये पैसे जगह और ठेले के हुए। हाँ? बाकी मुनाफे में से रोज 10% देना पड़ेगा। अरे नक्की भाऊ, डायरी में लिख लेता हूँ। 1 लाख भोला शंकर को दिए। आओ इस तरह साइन करता हूँ। लो भाई, सूर्यकांत ने शायद ये बात घर में नहीं बताई थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब वो
हमने सोचा कि पैसों की बात बीच में ही दबा जाओ। कहीं पैसों के लालच में तूने ही तो नहीं मार दिया सूर्यकांत को? नहीं साहब। वैसे भी 2 लाख रुपए तो तू नहीं चुका था उससे। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब, वो मेरा दोस्त था साहब। ये बात सच है साहब कि मैंने सोचा कि मैं इन पैसों की बात दबा दूं, चाय का ठेला भी मेरे पास रह जाएगा और पैसे भी मेरे पास रह जाएंगे। अच्छा, सूर्यकांत तेरी ये चाय की टपरी खरीदना क्यों चाहता था? साहब वो अपने बेटे सुशांत के लिए। सुशांत तो जिम में ट्रेनर था, फिर वो तेरी चाय की टपरी पे क्या करता है? मुझे नहीं पता, ये उनका घर का मामला था। सवाल यह था कि कौन ऐसे साधारण शांति प्रिय और परिवार के एक जिम्मेदार मुखिया की हत्या करेगा और क्यों? क्या इस हत्या के पीछे उसके पड़ोसी दुकानदार भोला शंकर का हाथ था जो उसके पैसे दबाना चाहता था, या फिर कोई और? सूर्यकांत क्यों अपने नौकरी पेशा बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित था? क्या चल रहा था उसके मन में? पुलिस पूरी तरह से तहकीकात में जुट गई। शाबाश, कम ऑन। ठीक, ब्रीथ इन। उज्ज्वला, हाय। हाय। इतने दिनों बाद आई हो और इतनी कम स्पीड पे ट्रेडमिल कर रही हो, वेट लॉस कैसे होगा? मेरा तो सब कुछ लॉस में ही है, सिवाय इस वेट लॉस के। वैसे कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपनी बीमारी के कारण ऋषि को टाइम ही नहीं दे पाती हूँ, इसलिए कहीं मैं उसे खो ना दूँ। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। चलो, इतने दिनों बाद आई हो, चलो कुछ वर्कआउट करते हैं, एब्स मारते हैं। एक बात बताओ अमृता, वर्कआउट का मजा ना सुशांत के साथ ही आता है। उसके बिना सब कुछ बहुत बोरिंग है, काश वो वापस आ जाए। डोंट वरी, आई हैव अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। अच्छा, कौन? राजेंद्र। ओह राजेंद्र, आज से तुम उज्ज्वला को ट्रेन करोगे। श्योर। ओके, हैव अ नाइस वर्कआउट। चलो। एक मिनट। नाइस। सर, सूर्यकांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक सूर्यकांत की मौत पत्थर पर सर टकराने की वजह से हुई है। मौत का वक्त रात को 12:30 से 1:30 बजे के बीच में का है। और भोला शंकर के हिसाब से आखिरी बार सूर्यकांत से वही मिला। हमने हर जान पहचान वालों का, घर वालों का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया। भोला शंकर का मोबाइल लोकेशन उसके स्टॉल का ही दिखाई दे रहा है और घर वालों का मोबाइल लोकेशन घर के आसपास का ही है। सर, मुझे अभी भी यही लग रहा है कि ये हिट एंड रन का ही केस है। नहीं मोरे, ये केस इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। मेरी गट फीलिंग कहती है कि एक सिंपल एक्सीडेंट नहीं है। हमें इस केस की गहराई तक जाना होगा। अच्छा, वो क्राइम सीन पे जो टायर मार्क्स मिले थे वो किसी बाइक से मैच हुए? नहीं सर, सूर्यकांत के जान पहचान में जितने भी लोगों के पास बाइक है, हमने हर बाइक के साथ वो टायर मार्क्स मैच करवाने की कोशिश की, लेकिन किसी की भी बाइक से वो टायर मार्क्स मैच नहीं हुए। मोरे, इस भोला शंकर पे नजर रखो। पैसे का लालच इंसान से बहुत कुछ करवा देता है। और हाँ, इस सुशांत के बारे में भी पूछताछ करो। आखिर पता तो चले कि ऐसी क्या बात थी कि सूर्यकांत ने सुशांत की जिम की नौकरी छुड़वाकर उसे अपने बड़ा पाव के ठेले पे बिठाने की कोशिश की। हो सकता है इसी बात का कनेक्शन सूर्यकांत की मौत से हो। ओके सर। अंशु बेटा, मेरे बाद तू भी ये काम हमेशा करती रह। ऐसी क्या बात हुई जिस वजह से सूर्यकांत जी ने सुशांत को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया? सर, यही समझ तो मेरी भी नहीं आ रहा है कि चाचा ने ऐसा क्या देख लिया। लेकिन हाँ सर, उस दिन चाचा ना सुशांत से जिम में मिलने आए थे। अरे बेटा, सुशांत का है, मुझे से मिलना है। सुशांत! ओहो, ये क्या कर रहे हैं आप? चुप! ये नौकरी करने के लिए जिम में आता है? जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सोच नहीं रहा, मैं देख रहा हूं।
अब तू यहीं पर नहीं रुकेगा। चल सर एक मिनट रुक जाइए आप ऐसे कैसे नहीं यहाँ से ले जा सकते? ही इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स इन आवर जिम। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ आइए केबिन में, हम बात करते हैं बैठ के। बहन जी, हमारे यहाँ पराई औरतों को हाथ नहीं लगाया जाता। और ये नालायक मैडम जी, ये अमीर लोगों की जो चोचले हैं ना, वो हम गरीबों की जिंदगी में अच्छे नहीं लगते। मुझे आप माफ करें, आपसे यह नौकरी नहीं करेगा। बाबा चले। अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए सर। तुम और सुशांत दोनों बचपन के दोस्त, फिर ऐसी क्या बात थी जिस वजह से सूर्यकांत जी सुशांत को वड़ा पाव की गाड़ी पर बिठाना चाहते थे? सर मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ, चाचा की मौत से 3-4 दिन पहले की बात है। मैं और सुशांत घर वापस आए थे जिम से, और चाचा ने घर में बहुत हंगामा किया था सर। बाबा मैं जिम की जॉब नहीं छोड़ सकता। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम चुप रहो। मैंने तुझे एक बार बोल दिया ना, तू जिम की नौकरी नहीं करेगा तो नहीं करेगा बस। बाबा मैं आपकी तरह अपनी पूरी जिंदगी इस छोटे से चौले में नहीं बिता सकता। मेरा दम घुटता है, मुझे एक अच्छी जिंदगी चाहिए बस। देख ली तेरी अच्छी जिंदगी, उसके नजारे। एक सिद्धांतवादी बाप ने जब अपने बेटे को नए जमाने के अजीबोगरीब रंग ढंग में रंगे हुए देखा तो वो आग बबूला हो गया। कहते हैं कि पिता के लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी औलाद होती है, लेकिन यहां तो सुशांत शहर की चकाचौंध में गुम हो चुका था। तो ऐसे में सूर्यकांत ये सब कैसे बर्दाश्त करता? कहीं यही तो वो पहली घटना नहीं थी जिसका अंजाम सूर्यकांत की मौत थी। सूर्यकांत की अच्छाई तो जग जाहिर थी, तो क्या सूर्यकांत अपनों के फरेब का शिकार हुआ था? पुलिस को उसके कत्ल में किसी बड़ी और सोची समझी साजिश की बू आ रही थी। मैं क्या कह रहा था, अर्चना तो अभी बच्ची है, उसे क्यों वड़ा पाव के धंधे में डाल रही हो? मेरी मानो तो अपनी दुकान मुझे भाड़े पे दे दो। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? सुशांत 1-2 दिन में आ जाए तो बात कर लीजिए। मैं अपनी चाय की दुकान चला ही रहा हूं और आप लोगों की वड़ा पाव की दुकान भी चलाऊंगा। हर महीने की कमाई में से 10% ऊपर से दे दिया करूंगा। भाई साहब 10%? अच्छा चलो 20% रख लो। ठीक है भाई साहब, एक बार सुशांत को आने दो, मैं उसके बाद आपको बताती हूँ। ठीक है। अपने बाप की अस्थियां गंगा में तो बहाया, अब ये बता कि मारा क्यों था उसको? सर मैंने अपने बाबा को नहीं मारा है सर। अरे मैं तो उनको बहुत प्यार करता था, और उनकी जिद के आगे मैंने अपने जिम की नौकरी तक भी छोड़ दी थी। यही तो कम था तेरा। तेरे बाप की जिद ने तेरे ऐशो आराम और ऊंचे सपनों को तोड़ दिया था, इसलिए तूने उसे ही रास्ते से हटा दिया। सर मैं मानता हूँ कि मेरे और बाबा के विचार नहीं मिलते थे, लेकिन मैं उनका खून नहीं कर सकता सर। सर अर्चना के बारे में एक बात पता चली है। क्या? अर्चना 1 महीने पहले एक गिफ्ट शॉप में काम करती थी, लेकिन उसके बाप सूर्यकांत ने उसे वो नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया। अब सूर्यकांत के मरने के बाद अर्चना उसका वड़ा पाव का ठेला संभाल रही है। लेकिन अर्चना ने ये बात हमसे छुपाई क्यों? आखिर सूर्यकांत अपने दोनों बच्चों की नौकरी छुड़ाने के पीछे क्यों पड़ा हुआ था? और एक बात है सर, सूर्यकांत का बेटा सुशांत, उसने एके जिम फिर से ज्वाइन कर ली है। बोले आखिर ये माजरा क्या है? बाप को मरे अभी वक्त ही कितना हुआ है? ये भाई बहन क्या खिचड़ी पका रहे हैं? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बाप के पाबंदियों से तंग आकर इन दोनों भाई बहनों ने उसका खून करवाया? हो सकता है। मोरे एक काम करो, इन दोनों भाई बहन की हिस्ट्री निकलवाओ और पता करो कि अर्चना की नौकरी छुड़वाने का कारण क्या था, और अर्चना को पूछताछ के लिए यहाँ बुलाओ। ओके सर। आ जाओ। उज्ज्वला, look who is back. OMG, hey सुशांत। हेलो मैम। Welcome back. कहाँ थे इतने दिन? पता है तुम जिम नहीं आते थे ना, मुझे वर्कआउट करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। चलो अभी वर्कआउट करते और मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी। चलो। अरे तुम कहाँ जा रही हो अमृता? आज तुम्हारे साथ भी एक सेल्फी हो जाए। इस लड़की को जानते हो? जी सर, अर्चना नाम है इसका।
बहुत अच्छी लड़की है साहब, कस्टमर को बहुत अच्छे से डील करती थी। पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसने नौकरी छोड़ दी। अर्चना को यहाँ पर नौकरी किसने दी? सर ऋषि खन्ना इस दुकान के मालिक हैं। उन्होंने अर्चना को डायरेक्ट नौकरी पे रख लिया था। अच्छा, अर्चना और ऋषि खन्ना, इन दोनों का आपस में रिश्ता कैसे था? सर इस बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, पर एक बात जानता हूँ कि ऋषि जी अक्सर इसे रात में घर छोड़ने जाया करते थे। ऋषि खन्ना की कोई फोटो है तुम्हारे पास? जी सर है। सर ये ऋषि जी। ये किसकी फोटो है? सर ये उनकी वाइफ है, उज्ज्वला जी। तुषार, ऋषि को देखा क्या? आई थिंक वो स्टीम रूम की तरफ गया शायद। तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाई कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी नौकरी छुड़वा दी? मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो। वो सर बदनामी के डर से मैंने नहीं बताया। कैसी बदनामी? सर बाबा को गलतफहमी हो गई थी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं से चला लूंगा। छोड़ बाबा, नहीं छोड़िए नहीं से। ये नई साड़ी है, क्यों चला रहे हो? तुम्हें मालूम है ये नई साड़ी कहाँ से आई है? बाबा ये साड़ी मैं अपनी पहली सैलरी से मांग के लिए लाई थी। ये साड़ी तू कैसे लेकर आई मुझे मालूम है, सब देखा मैंने। और रात को 11 बजे कौन सी दुकान खुली होती और किस दुकान का बॉस अपने नौकर को घर तक छोड़ने के लिए आता है? बाबा आज काम ज्यादा था दुकान में तो रात हो गई, इसीलिए मेरे बॉस घर तक छोड़ने आए। मैंने सोच लिया आज के बाद तू नौकरी नहीं करेगी। एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी कर दूंगा बस। ठीक है, तुम जा सकती। हो सकता है अर्चना के भोलेपन के नकाब के पीछे कोई भयानक चेहरा छुपा हुआ हो सकता है सर, और ये भी हो सकता है कि वाकई में ऋषि का अर्चना के ऊपर दिल आया हो, लेकिन सूर्यकांत की वजह से इन दोनों की लव स्टोरी का एंड होने वाला हो। लेकिन ऋषि तो शादीशुदा है। मोरे, ये जरूरी नहीं है कि हम जहां ढूंढ रहे हैं सबूत हमें वहीं मिले। ऋषि के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। हो सकता है भोला सुशांत और अर्चना की तरह इसने भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की। अब देखना यह है कि कौन किसे इस्तेमाल कर रहा है और किसने सूर्यकांत को मारा है। सर, ऋषि के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए और ऋषि के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसके मोबाइल में अर्चना के नंबर के अलावा सुशांत का नंबर भी है और उन दोनों में काफी सारे बातें हुआ करती थी। ऋषि और सुशांत, ये दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से कैसे जानते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋषि ने सुशांत के साथ मिलकर सूर्यकांत को रास्ते से हटा दिया? आखिर एक ने मोहब्बत खोई थी और दूसरे ने सपने। अब तू यहाँ एक पल नहीं रुकेगा बाबा, चल। लेकिन सर, उसके कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जिस वक्त सूर्यकांत का कत्ल हुआ उस वक्त वो अपने घर पर ही था। मोरे, खून किसी और से भी करवाया जा सकता है, जैसे भोला शंकर। उसे भी तो बड़ी दुकान और पैसों की जरूरत थी। ये भोला शंकर पे क्या अपडेट है? सर, खबरों के मुताबिक भोला शंकर बिल्कुल क्लीन। सब पे नजर बनाए रखो। खामोशी को लापरवाही समझ के मुजरिम कोई ना कोई गलती जरूर करते हैं। सर, अरे ये गाड़ी कहाँ लगा दिया? ओ गाड़ी हटाओ! अरे गाड़ी हटाओ! ओ मैडम, गाड़ी हटाओ! ओ मैडम, मैडम, ओ मैडम! मोरे, चेक करो।
सर, ये डेड बॉडी उज्ज्वला खन्ना की है, ऋषि खन्ना की वाइफ। खन्ना गिफ्ट गैलरी का मालिक और अर्चना का पुराना बॉस। और ये देखिए सर, गले पर जो निशान है और बॉडी पर ये स्टोल, उसे तो यही लग रहा है कि कातिल ने इसी स्टोल से गला घोट कर ये खून किया होगा। सर, कातिल बहुत शातिर है, उसने ना ही कोई निशान छोड़ा है और ना ही कोई सबूत। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है। मोरे इस कार में सारा सामान है, पर सिर्फ मोबाइल गायब है। आसपास के एरिया के राडार में चेक कराओ, उस मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करो। मोबाइल का मिलना बहुत जरूरी है। सर, गाड़ी की डिग में से पिल्स मिली है। सर, ये तो डिप्रेशन की गोली है। इसका मतलब है कि उज्ज्वला किसी बीमारी का शिकार थी। एक और बात गौर करने वाली है मोरे, ये उज्ज्वला भी उसी जिम की मेंबर है जिसमें अर्चना का भाई सुशांत ट्रेनर है। मुझे लगता है कि इस केस से सूर्यकांत के कत्ल की गुत्थी भी सुलझ जाएगी। उज्ज्वला और उसके पति ऋषि का कनेक्शन सूर्यकांत के बेटे सुशांत और बेटी अर्चना से था। पुलिस के लिए मुश्किलें अब बढ़ गई थी। उज्ज्वला, आपने अपनी पत्नी को आखिरी बार कब देखा था? सर, आज सुबह तकरीबन 11-11:30 बजे घर पर। आपकी पत्नी 11 बजे से लापता है और आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? सर, दरअसल आज हमारा थोड़ा झगड़ा हो गया था। मुझे लगा अभी नाराज होगी, घर वापस आ जाएगी शाम तक। जब शाम तक घर वापस नहीं आई तो मैंने उसे फोन लगाया, बार बार फोन लगाया सर, उसका फोन स्विच ऑफ हो रहा है। झगड़ा किस बात को लेके हुआ था? थोड़ा सा पर्सनल मैटर था। ऐसा क्या पर्सनल था कि आपकी बीवी का कत्ल हो गया? सर, दरअसल वो काफी समय से डिप्रेशन की मरीज थे, इसलिए ज्यादातर हम आपस में वक्त नहीं बिता पाते थे। मैं अपनी तबीयत के कारण तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि मेडिकेशन की वजह से वो काफी समय सुस्त और सोई रहती थी। फिर भी उसे फैमिली बढ़ाने की इच्छा रहती थी। इसी बात को लेकर हम दोनों में बहस हो गई। तो मिस्टर ऋषि, ये बताइए कि अर्चना को कैसे जानते हैं आप? उससे क्या रिश्ता था आपका? जी, वो 1 महीने के लिए मेरे दुकान में काम करने आई थी। उसके अलावा मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। और सुशांत से? सर, वो मेरा और उज्ज्वला का पर्सनल ट्रेनर है जिम में। सर, सुशांत के कहने पर मैंने उसकी बहन अर्चना को अपनी दुकान में नौकरी दी थी। सर, मेरी एक छोटी बहन है अर्चना। ये उसकी तस्वीर है। सर, इसने अभी 12वीं का एग्जाम दिया है, तो मैं चाह रहा था कि ये कॉलेज के साथ साथ अगर पार्ट टाइम जॉब भी कर लेती तो आपके शॉप में इसको काम मिल सकता है क्या? वैसे आप अपने हर एम्प्लॉय को रात को घर पे ड्रॉप करते हैं या ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ अर्चना के लिए था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उज्ज्वला को इस बात पे ऑब्जेक्शन था और आपने उसे मारकर अपना रास्ता साफ कर लिया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था मेरे और अर्चना के बीच। और मैंने अपनी पत्नी उज्ज्वला को नहीं मारा सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। बोरे, अर्चना पे नजर रखो, पता करो कि वो अब भी इससे मिलती है या बात कुछ और है। जी सर। भैया, ये आपकी चाय। अरे ये माँ के पैसे हैं, उन्होंने दिया था, संभाल कर रख दे इसको। पर माँ के पास इतने पैसे? हाँ, अरे माँ, क्या है? माँ, ये तुम्हारे पैसे जो रखने के लिए दिया था ना, इसको तो रख दिया। हाँ, ये मेरे पैसे हैं, इसको रखने के लिए दिए थे। सुशांत, चल, मुझे थोड़ा काम है, चल। सर, उज्ज्वला के मोबाइल का लास्ट लोकेशन जहां पर उसका कत्ल हुआ उसी एरिया का दिखाई दे रहा है और उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 15 सितंबर को 3 से 4 बजे के बीच में हुई है। मतलब कातिल उज्ज्वला की लोकेशन जानता था? सर, ये भी हो सकता है कि उज्ज्वला ने खुद अपने लोकेशन के बारे में कातिल को बताया हो। मुझे ये पता करने के लिए हमें उज्ज्वला के कॉल रिकॉर्ड सही हो, फौरन निकलवाओ। सर, एक बात और, उज्ज्वला का जो फोन मिला है उसका सारा डेटा डिलीट हो चुका है और उसका फोन भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। मतलब उज्ज्वला के फोन में जरूर कुछ ऐसा था जिससे हम उसके कातिलों तक पहुंच सकते थे। सर, और एक जानकारी मिली है, उज्ज्वला डिप्रेशन की मरीज थी और इसलिए वो जो दवाई ले रही थी उसका डोज काफी हेवी था।
ऐसे तो एक्यूट केस में होता है। जिस डॉक्टर से उज्ज्वला का ट्रीटमेंट चल रहा था उससे मिलो, पता करो कि उसका केस वाकई इतना एक्यूट था या मामला कुछ और ही है। और उज्ज्वला का फोन जिसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है उसका भी डेटा रिकवर करवाओ। ओके सर। डॉक्टर, क्या वाकई में उज्ज्वला का केस एक्यूट केस था? सर वो जब मुझसे पहली बार मिली थी तब भी वो पिल्स पे थी। डॉक्टर, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चला है कि जब उनकी मौत हुई तो उनकी पेट में भारी मात्रा में ये दवाई थी। सर उनकी कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं थी कि उन्हें हैवी डोज लेने की जरूरत पड़े। सर, उज्ज्वला मर्डर केस में सीधा शक तो ऋषि के ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि अगर डॉक्टर ने उज्ज्वला को इतने हेवी डोसेस नहीं दिए तो कहीं ये ऋषि हमसे गेम तो नहीं खेल रहा। मुझे यही तो पता करना है कि आखिर क्यों। और हमारे खबरी ने भी कभी अर्चना और ऋषि को मिलते हुए नहीं देखा। एक बात तुमने नोटिस की, एक कड़ी है जो सुशांत, ऋषि, उज्ज्वला, वो है एक जिम। इस जिम का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और यहाँ के स्टाफ से इन सब के बारे में पूछताछ करते हैं। कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। अच्छा, आपने कभी उज्ज्वला और ऋषि के बीच में किसी किस्म का कोई तनाव महसूस किया? नहीं सर, इनफैक्ट ऋषि तो उज्ज्वला का बहुत ख्याल रखता था। वैसे कई बार मैं भी उनको ट्रेन करता था, हालांकि सुशांत उन दोनों का पर्सनल ट्रेनर था। तो आप आखिरी बार उज्ज्वला से कब मिली थी? यही कुछ 4-5 दिन पहले। आप यहाँ का सीसीटीवी का फुटेज चाहिए हमें 15 सितंबर से लेके अब तक। जी सर, जरूर। फॉरवर्ड करो। उज्ज्वला रोते हुए जिम से निकली और ऋषि उसके पीछे गया। माजरा क्या है? सर, मैंने उज्ज्वला के सोशल अकाउंट के डिटेल्स भी निकलवाए, ये देखिए। तो उज्ज्वला और सुशांत के इस तरह के फोटो। सुशांत को पुलिस स्टेशन बुलाओ, दोनों के कॉल रिकॉर्ड से करवाओ। ओके सर। उज्ज्वला के साथ तेरा क्या चक्कर था? सर वो मेरी क्लाइंट है और मैं उनका ट्रेनर हूँ बस। अपने क्लाइंट के साथ कोई ऐसे फोटो खिंचवाता जब यहाँ ये सब कुछ चल रहा है? और न जाने क्या क्या करता होगा। सर ऐसा कुछ नहीं था, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। उज्ज्वला जी मुझे पसंद करती थी, इसलिए कभी दोस्ती में वो फोटो ले लिया करती थी, बाकी उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था सर। पहले अपने बाप को रास्ते से हटाया, उसके बाद उज्ज्वला को मारने का मकसद क्या था? या किसी के कहने पे ऐसा किया? सर मैंने किसी को नहीं मारा है सर। सच बता, उस रात 10 बजे के बाद जिम से बाहर क्या करने गया था तू? सर उस रात मैं घर पे ही गया था सर। आप चाहो तो मेरी माँ से पूछ लो, मेरी छोटी बहन भी थी सर, आप चाहो तो उससे पूछ लो। सर राजेंद्र भी घर पे था, चाहो तो आप उससे पूछ सकते हो। मैं उस दिन घर पे ही गया था सर। सर एक मिनट, ऋषि पे नजर रखो। ओके सर। देखिए मैडम, आपके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से 15 सितंबर के दिन शाम के 3 से 4 बजे के बीच में उज्ज्वला के नंबर से 12 मिस कॉल थी और 2 टेक्स्ट मैसेजेस। ये देखिए, किसके साथ अफेयर की बात कर रही है? मुझे नहीं पता सर, बिकॉज ना तो मैंने उसके कॉल्स रिसीव किया और ना ही उसके मैसेजेस के रिप्लाई किया। झूठ मत बोलिए, आपके नंबर से एक कॉल 35 सेकंड के लिए उज्ज्वला ने रिसीव की थी। ये देखिए, क्या बोला था उसने? कुछ खास नहीं सर, उज्ज्वला बहुत रो रही थी और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है। उसने मुझे कुछ बोला नहीं और फोन रख दिया बस। और आपने उसे परेशान देखकर भी कॉल बैक नहीं किया? सर देखिए, ऋषि और उज्ज्वला मेरे क्लाइंट्स हैं। कभी कभी वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी हर बात में इन्वॉल्व हो जाऊँ। मैं ये सब बातों में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे कॉल नहीं किया। उस दिन उज्ज्वला ने ऋषि को किसी के साथ आपकी जिम में ही देखा था, उसका सबूत है हमारे पास, सीसीटीवी फुटेज देखी हमने। उसके बाद वहां से परेशान होकर वो निकली, फिर घर में ऋषि के साथ उसका झगड़ा हुआ, उसके बाद टेंशन में उसने आपको फोन किया, जिसके बाद हमें उसकी लाश मिली। इसका मतलब है ऋषि का जिसके साथ अफेयर था उसका कनेक्शन आप ही की जिम के साथ है। कहीं वो आप ही तो नहीं है? एक्सक्यूज मी सर, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होती।
मुझे नहीं पता ऋषि का किसके साथ अफेयर था। हाँ मोरे बोल, क्या लेके आओ दोनों को। अमृता केसवानी वाकई में सच बोल रही थी या फिर किसी काले सच पर पर्दा डाल रही थी? शुरू हो जा, नहीं तो और मारूंगा। मैं सब कुछ सच बताता हूँ सर, प्लीज मुझे मत मारिए प्लीज। उज्ज्वला से शादी मेरी मजबूरी थी सर, जिसके बारे में उसके क्या मेरे माता पिता को भी नहीं पता था सर जी। बोलो मैं अपनी मर्जी से ही बना था। हाँ सुशांत, क्या सोचा फिर? अरे इतने नखरे क्यों कर रहा है यार? देख, बड़े लोगों में रहेगा ना तो बड़ा पैसा कमाए। मुझे देख, 2000 की टी शर्ट, 4000 की पैंट, महीने के 3 से 4 लाख रुपए कमाएगा। 3 से 4 लाख। अब तुझे डिसाइड करना है, तो अपने बाप की तरह 4 पहिए का ठेला चलाएगा या अपनी 4 पहिए की खुद की कार। मेरे होमोसेक्सुअल की बात तभी रहे, इसलिए मैंने शुरू से उज्ज्वला को एंटी डिप्रेशन की दवाई देना शुरू कर दिया, ताकि उसे लगे कि उसकी बीमारी के कारण हमारे बीच संबंध नहीं बन पा रहे। सर वो 15 सितंबर को उज्ज्वला मैम ने मुझे और ऋषि सर को स्टीम रूम में देख लिया था। जब मैं उसके पीछे घर पहुंचा तो मैंने उज्ज्वला को मनाने की बहुत कोशिश की सर। मैं बहुत घबरा गया था सर। और इसी घबराहट में तूने उज्ज्वला को मार दिया? ना सर, मैंने उज्ज्वला को नहीं मारा सर। बता, तूने उज्ज्वला को क्यों मारा? नहीं सर, सर मैंने उज्ज्वला मैम को नहीं मारा, पर मैंने यकीन की थी। तो फिर किसने मारा? घबराहट में मैंने एक फोन किया सर। किसको फोन किया? सुशांत को? पहले तो जिम की आड़ में धंधा करती हो, ऊपर से पुलिस को गुमराह करती हो। सच को कितना भी छुपा लो ना, सामने आ ही जाता है। अब तू सच बोल दो या फिर से शुरू करवाऊं? नहीं 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 सर, मैं बताती हूँ आपको। सर मैं उज्ज्वला को नहीं मारना चाहती थी, मैं तो बस वो वीडियो डिलीट करवाना चाहती थी सर, ताकि मेरा बिजनेस बंद ना हो। तभी सर मुझे ऋषि का फोन आया और उसने मुझे बताया कि उसे उज्ज्वला से वो वीडियो नहीं मिला और उज्ज्वला घर छोड़कर चली गई है। ऋषि के अफेयर के बारे में बातचीत करनी है। मेरे पास प्रूफ है, एक्सपोज करूंगी। हेलो उज्ज्वला, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास उन दोनों का वीडियो है और मैं उसे अपलोड भी करूंगी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, अब मैं भी उसकी जिंदगी बर्बाद करके ही रहूंगी। उज्ज्वला तुम हो कहाँ अभी? देखो मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, उसके बाद हम मिलके बात करते हैं। ओके, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ तुम मुझे इतना बता दो कि तुम कहाँ हो। मैंने उज्ज्वला को नहीं मारा सर, वो तो गलती से मारी गई। क्या मतलब? तुमने नहीं मारा उसको? नहीं सर। तो फिर किसी और से मरवाया? वो सर जब तुझे उज्ज्वला के फोन से वो वीडियो चाहिए था तो क्यों मारा उसे? क्यों नहीं उसकी जान? बताता हूँ सब बताता हूँ सब। उज्ज्वला मैडम को मैं मारना नहीं चाहता था साहब, लेकिन साहब उसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। एक तो साहब मैडम ने मुझे देख लिया था। सर सूर्यकांत के मर्डर स्पॉट पर जो बाइक के टायर के निशान मिले थे वो इससे मैच हो गए। किसकी बाइक है? इसी की बाइक है सर, इसे घर के पीछे छिपा रखी थी।
चाचा को मेरे और सुशांत के धंधे के बारे में पता चल गया था साहब, और चाचा ने बोला था मेरे बाबा को बता देंगे। मैं नहीं चाहता था कि मेरा धंधा बंद हो। मैंने चाचा को भी मार दिया, लेकिन साहब मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ इसमें कोई और भी था। और कौन था? सब वो लेके आओ सर। क्यों किया तुमने ऐसा? साहब मैं तंग आ गई थी अपनी जिंदगी से। मैं गरीबों की जिंदगी जीना नहीं चाहती थी साहब। मुझे पैसे चाहिए थे और ये पैसे मेरा बेटा कमा कर दे रहा था। इतने सारे पैसे? पर बेटा तुम लोग जो कर रहे हो वो तेरे बाबा और इसके बाबा को पता चल गया तो? चाचा को बताएगा कौन? और बताएंगे तो पता चलेगा ना, समझो? साले, अरे ये गंदगी फैला रहा है। ऐसा कुछ साले, आज ये करने के लिए मेरे बेटे को जमने लेके जाता था तू, हैं? आज तू मेरे बेटे को बेचा, कल तू मेरी बेटी पर नजर रखेगा। निकल, जा तो निकल। साले। साहब मुझे डर था कि ये मेरे बेटे का राज दुनिया के सामने ना खोल दे, इसलिए मैंने राजेंद्र से बात की। बस बहुत हो चुका, अब नहीं जीना ये गरीब वाली जिंदगी। क्या हुआ चाची, ऐसे अचानक? क्या चल रहा है दिमाग में? मार दे सूर्यकांत को। चाचा को? चाची सुशांत को पता चल गया तो? मैं संभाल लूंगी उसे। प्रभावती ने सूर्यकांत की मौत की साजिश रचकर न सिर्फ अपने परिवार को बिखेर दिया बल्कि कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। उसकी लालची निगाहों ने बच्चों पर नजर रखने की बजाय उन्हें गलत रास्ते पर चलने के लिए उकसाया। आखिर में बुरे काम का बुरा नतीजा निकला। अमृता, ऋषि और राजेंद्र का पर्दाफाश हुआ, लेकिन दो बेगुनाहों की जानें गई। इसीलिए कहते हैं कि शॉर्टकट जिंदगी में बहुत लुभाते हैं, लेकिन अक्सर ये शॉर्टकट हमसे हमारी पहचान छीन लेते हैं। इसलिए जिंदगी का लुत्फ उठाएं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन को आधार बनाएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।